बहुपद और इसके शून्य दिए हैं 2 और -3। अब आपसे कहा है कि ये और बी का मान बताइए। किसका मान पूछा है? ये और बी का मान। तो क्या करोगे? सर्वप्रथम इसने कहा इसके शून्य किए 2 हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो शून्य भी कितने होंगे? तो इन मानों को यक्ष की जगह पर रखेंगे और इसको किसके बराबर करेंगे? शून्य के। क्यों करेंगे? क्योंकि शून्य का मतलब इन मानों को इस पर रखा जाएगा, इसका मान क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, तो यक्ष बराबर हम क्या रख दें? पहले 2 रखेंगे। यक्ष बराबर 2 रखने पर तो जहां जहां यक्ष है वहां वहां क्या लिखेंगे? 2। स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए। a+1 ऐसे रहेगा, बस यक्ष की जगह पर क्या लिखना है? 2 प्लस में b बराबर में क्या लिखना है? 0। ठीक, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। यहां अंदर गुणा होगा तो 2a और 2 1 कम 2 प्लस b बराबर में क्या आएगा? 0। यहां से देखो a b को इकट्ठा कर लो, 2a प्लस b इकट्ठा कर लो, 2a प्लस b और 4 और ये 2 6 हो जाएगा बराबर में। तो यहां पर ये प्लस है, 6 उधर जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1। एक समीकरण से 2 मान नहीं निकलते हैं, कम से कम कितना होना चाहिए समीकरण? 2 समीकरण। ठीक है, तो अब दूसरा मान निकालने के लिए अब की बार यक्ष की जगह पर क्या रखना है? -3। तो यक्ष बराबर क्या रखेंगे? -3 रखने पर, ठीक है, बहुपद में रखेंगे और बहुपद का मान क्या करेंगे? शून्य के बराबर। तो यक्ष की जगह पर क्या लिखने वाले हैं? -3। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे। फिर क्या लिखा है? a+1। x की जगह पर क्या लिखेंगे? -10 और प्लस में b बराबर में क्या लिखने वाले हैं? 0 लिखेंगे। -3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 9। यहां पर माइनस, देखिए -3 का a से गुणा कराएंगे तो -3, ये -1 का गुणा कराएंगे 3 के साथ तो 3 1 कम 3 प्लस में b बराबर में 0। यहां पर -3 ये और ये प्लस भी होगा और ये 9 में से 3 गया, कितना बचेगा? प्लस का 6। ये प्लस है उधर जाएगा, +6 है उधर जाएगा, -6 होगा। इक्वेशन क्या बनाएंगे? 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो 2 को घटाने पर कैसे घटाते हैं? तो लिखकर घटाते हैं कि दिक्कत ना हो। ए वाला पहले लिख देते हैं, समीकरण ए वाला पहले लिख दिए और बी वाला बाद में लिखते हैं। ठीक, तो यहां पर ये माइनस का 6 घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी में से बी घटाएंगे 0 होगा, ये प्लस हो गया है, माइनस नहीं रह गया क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो 3 ये 2 ये कितना हो जाएगा? और ये प्लस ये माइनस, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? तो ये बराबर ये गुणे में उधर जाएगा, a बराबर 0 को चाहे जिससे भाग करोगे उसका मान क्या आएगा? 0। a का मान आ गया कि नहीं आ गया? a का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में 1 हमने मिटा दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1 का ही समीकरण लिखा हुआ है, इसी में रखेंगे, यही तो समीकरण 1 था। तो 2 गुणे a की जगह पर क्या लिखेंगे? 0। प्लस में क्या लिखा है? b बराबर में, अच्छा 0 से चाहे जिसको गुणा करोगे उसका मान 0 होगा कि नहीं होगा? 0 में b जोड़िए b ही आएगा, तो b बराबर कितना आ गया? तो यही ज्ञात करना था, ये और b का मान, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया? 0 और b का मान कितना आ गया? -6। क्या दिया है? 0 दिया है, मतलब अल्फा बराबर क्या दे दिया? 0। तो आपसे पूछा है अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अन्य 2 शून्यकों का, यही तो पूछा है ना। अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल कहां गया भैया? एक शून्य 0 है तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल। तो हमें पता है, चूंकि हमें पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू ये किसके बराबर होता है? C/, होता है कि नहीं होता है? होता है ना।
अब अल्फा का मान 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। से दो शून्यकों का गुणनफल पूछा इसी का, बीटा इंटू गामा। देखो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू और गामा इंटू 0 ना। आपसे कौन सा मान पूछा है? यही दोनों पूछा है। ये बताओ 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बीटा गामा ये 0 बराबर सी अपान ये 0 जोड़ो तो वही आएगा। तो बीटा गामा बराबर क्या आ जाएगा? सी अपान। तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? सी अपान ये। बस यही आंसर होगा। ठीक है। तो कितने घात का बहुपद है? 3 घात का। तब शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता तो यही है, माइनस बी अपान ये। लेकिन माइनस बी जानते हो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर था नहीं, एक्स स्क्वायर है इसमें नहीं था, लेकिन उसके गुणे में 0 रहा होगा तभी वो नहीं था, है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर गुणे 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है। और इसका मान क्या? 1 है। ये कितना आ जाएगा? 0/1 मतलब 0 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। या दूसरे तरीके से भैया, अथवा दूसरे तरीके से लिखिए इसको, सकते हो आप। कैसे लगाओगे? एक्स क्यूब माइनस 4x को 0 बना लो। भैया दूसरा तरीका क्या है? इसको शून्य ज्ञात करने के लिए पहले 0 के बराबर कर लो या तो गुणनखंड कर लो। चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है? x। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा तरीका है, वो तो थोड़ा छोटा तरीका, ये बड़ा तरीका है। एक बार जोड़ोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। अब शून्य के लिए हम क्या करते हैं? याद लगाते हैं। तो पहले x को 0 के बराबर करेंगे, दूसरे को भी 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस है, उधर जाएगा माइनस। तीसरे को भी बराबर 0 के करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। अब शून्य क्या क्या मिले? 0 माइनस 2 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इनका योगफल ज्ञात करो जरा। अब योगफल ज्ञात करो तीनों शून्यकों का, तो कितना आएगा? 0 प्लस माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के क्या आएगा? 0 आएगा। तो इतना बड़ा लगाना ठीक है कि छोटा सा? ये छोटा सा जादू ही है कि नहीं? और इतना बड़ा लगाना थोड़ा कठिन है। शून्य दोनों मिले हैं इस बहुपद के, वो दोनों किस में मिले हैं? माइनस में मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं। यदि बहुपद बहुपद का प्रत्येक पद धनात्मक है तो जो उसके शून्यक आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। देखो इसमें सब प्लस में है तो इसके भी जो शून्यक आएंगे दोनों क्या आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। ये भी प्लस में था, इसके भी शून्यक देखो दोनों ऋणात्मक आए। चाहे जो बहुपद ले लीजिए, सब बहुपद यदि प्लस में है, बहुपद के प्रत्येक पद प्लस में है तो उसका जो शून्यक मिलेगा वो सब ऋणात्मक होगा। ठीक हो गया। अतः इसके शून्यक धनात्मक होंगे। अतः इसके शून्य अतः इसके दोनों शून्यक क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक होंगे। ठीक, ऋणात्मक होंगे कि नहीं होंगे? बस इतना ही लिखना था इसमें। इसका आंसर ये तो हम उदाहरण देकर समझाए हैं। ये क्या है? इसका उदाहरण। ठीक है। चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है। जहां x y क्या है? दो चर हैं और a b c क्या है? जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ये याद रखना है आपको। तथा एक चीज और याद रखना है, ये स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये चीजें याद रखनी है। तथा यक्स और वाई क्या है? दो चर हैं। यक्स और वाई क्या है? दो चर हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद तथा एक चीज और याद रखना है, कभी भी ए और बी का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि ये 0 हो गया तो दो चर कहां रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक, ये 0 नहीं होगा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा। तो कौन कौन सा जोड़ा होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये है आपके दो समीकरण। अब इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 में अनुपात बताइए। और फिर पूछा जाता है कि इसके कितने हल होंगे, कितने हल नहीं होंगे। ठीक है, क्या हल संभव है कि नहीं है, क्या अस्तित्व है कि नहीं है। तो एक सारणी की मदद से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना आपको। जैसे सबसे पहले आपको निकालना रहता है अनुपात। किसमें अनुपात? a1 a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 a1 बटा a2। ठीक है, इनमें क्या निकालेंगे? अनुपात निकालते हैं। यदि मान लो, पहला स्थिति याद रखना, a1 बटा a2 निकाल लिए और b1 बटा b2 निकाल लिए, यदि दोनों बराबर नहीं आया अनुपात, दोनों बराबर अनुपात नहीं आया, तो इसके अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? इसका अद्वितीय मतलब होता है, अद्वितीय मतलब क्या होता है? इसका अद्वितीय हल होगा। याद रखना है, अद्वितीय हल होगा, अर्थात कहने का मतलब केवल और केवल एक हल होगा। अर्थात केवल और केवल एक हल होगा। कब होगा? जब ये पहले दोनों अनुपात बराबर नहीं आएंगे तब। ठीक है, केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अद्वितीय हल केवल और केवल एक हल कब होगा? जब रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। तो ये रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। दो रेखाएं हैं यहां पर। कितनी रेखाएं हैं? एक रेखा पर जो है अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु? अनंत बिंदु होते हैं, याद रखना। ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, ये रेखाएं प्रतिच्छेदित काटेंगी तभी होगा। ठीक है, याद रखना है, ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इसका अस्तित्व है। याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है अस्तित्व है कि नहीं है, तो इसका अस्तित्व है। हल होगा कि नहीं होगा? अस्तित्व है। फिर पूछता है हल है कि नहीं, हल होगा कि नहीं होगा, तो इसके हल होगा, संभव है। हल संभव है कि नहीं, तो है। ठीक है, अस्तित्व है तो संभव है। ये पहला स्थिति याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, यदि मान लो, हो सकता है ऐसे भी आ जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, और हो सकता है ये अनुपात बराबर ना हो। मान लो a1 बटा a2 अनुपात b1 बटे b2 के बराबर आ जाए, लेकिन ये अनुपात बराबर ना आए, तब क्या होगा? तब इसका अद्वितीय हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका हम सवाल लगवाएंगे, वहां बताएंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तब कब नहीं होगा? कब नहीं हल होगा?
जब ये रेखाएं क्या करें होंगी, समांतर होंगी। ये रेखाएं समांतर, समांतर होने पर एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब तक काटेंगी नहीं तो कोई हल होगा नहीं। ये रेखाएं समांतर होंगी। और क्या संभव है, क्या इसका अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखना है, कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर सवाल कैसे लगेगा आगे बताते हुए चलेंगे। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक, याद रखना। जब जिसका हल ही नहीं तो उसका अस्तित्व कहां होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगला है तीसरा नंबर, यदि मान लो तीनों अनुपात बराबर हो जाएं, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, तब इसके अनंत हल होंगे। इसका एक हल नहीं होगा, इसका अनंत हल होगा। एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ठीक है, तो इसका अनंत हल होगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा भी रहेगी। ये रेखाएं संपाती होंगी, एक रेखा ऐसे तो उसी के ऊपर भी दूसरी रेखा होगी। समांतर मतलब ऐसे, और प्रच्छेदित करेंगी इस प्रकार से, ठीक है। और इसका अस्तित्व होगा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई हल है, इसका अस्तित्व होगा। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक। अब इसके